भारत माता की, भारत माता की। मैं सबसे प्रथम हमारी यशस्वी वित्त मंत्री जी को से प्रार्थना करता हूं कि दीप प्रज्वलन करके अपने इस आज के यूनियन बजट 21-22 के कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। निर्मला सीतारमण जी। जय छत्रपति शिवाजी महाराज की, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा जय, मातरम। जय भवानी, वंदे वंदे। आज के इस अर्थसंकल्प 2021-22 के कार्यक्रम को हम प्रारंभ कर रहे हैं। सही में तो इस अर्थसंकल्प के ऊपर कहने के लिए इतनी सारी बातें हैं, लेकिन कोविड के बाद एक असाधारण परिस्थिति में एक असाधारण और ऐसा अर्थसंकल्प जिसकी प्रशंसा देश के सभी अर्थतज्ञों ने और देश के सभी सेक्शन के लोगों ने जमकर की, इस प्रकार का अर्थसंकल्प निर्मला सीतारमण जी ने रखा। मैं एक ही बात बताना चाहता हूं कि दुनिया का सबसे स्ट्रिक्ट लॉकडाउन इस देश में लगाया गया, लेकिन सबसे तेजी से दुनिया में अर्थव्यवस्था उभर कर कौन सी आई, तो वो भारत की अर्थव्यवस्था फिर से एक बार उभर कर आई। और इस कोविड के परिस्थिति में भी 3.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा खर्चा करने का काम निर्मला सीतारमण जी ने करके दिखाया। इसके लिए वो बहुत बहुत अभिनंदन के लिए पात्र है। और छत्रपति शिवाजी महाराज ये महाराष्ट्र के नहीं, पूरे देश के आराध्य दैवत है। छत्रपति शिवाजी महाराज जी का वैशिष्ट्य ये सिर्फ युद्ध में नहीं है, तो यही छत्रपति शिवाजी महाराज जिन्होंने अपने सैनिकों को एक खत लिखा था, और खत में यह लिखा था, जब आप दूसरे लोगों के प्रदेश में जाएंगे तो राज्य कारभार ऐसा करना चाहिए की गवताच्या पात्याला आणि सर्वसामान्य लोकांच्या हिताला धक्का लागता कामा नये। ऐसे छत्रपति शिवाजी महाराज जी के आदर्शों के ऊपर जिन्होंने ये यूनियन बजट प्रेजेंट किया, जो काम कर रही है, ऐसी निर्मला सीतारमण जी का स्वागत मुंबई भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमारे अध्यक्ष मंगल प्रभात लोढ़ा जी छत्रपति शिवाजी महाराज जी की प्रतिमा और पुष्पगुच्छ देकर करेंगे। जय। ये क्या है? छत्रपति शिवाजी महाराज की। हमारे लाडले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये यूनियन बजट प्रेजेंट हुआ। आज हमारे बीच में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर चौहान जी और कोलिन शाह जी भी अपने बीच में उपस्थित है। मैं उन दोनों से प्रार्थना करता हूं कि वो दोनों
पुष्पगुच्छ देकर हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी का इस अपने कार्यक्रम में स्वागत करें। आज के अपने इस बजट के कार्यक्रम में बहुत सारे मान्यवर उपस्थित हैं, बहुत सारे मान्यवर सामने बैठे हैं, कई मान्यवर स्टेज पर भी उपस्थित है। मैं उनमें से कई लोगों से यह प्रार्थना करूंगा क्योंकि वो बजट के ऊपर एक 2-3 मिनट में अपना विचार अभी रखेंगे, क्योंकि एक ऐसा बजट, जैसा मैंने कहा कि सभी ने इस बजट की बहुत प्रशंसा की। द कॉन्फेडरेशन ऑफ एशियन एंड पैसिफिक अकाउंटेंट CAPA के भूतपूर्व अध्यक्ष कमलेश विक्रमशी हमारे बीच में उपस्थित है। मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि वो अपने विचार 2 शब्द में आज के इस कार्यक्रम के बारे में रखेंगे। Honorable Finance Minister, Honorable Mangal Prabhat Lodha ji, dignitaries on the dais, off the dais, and invited guests. This is a defining moment for India. I mean, words, I'm in emotion, so. The Union Budget 2021 and the name of Honorable Prime Minister and Honorable Finance Minister will be etched in golden letters in the history as one of the greatest reformists in India. In these difficult times of pandemic, when one and all expected that some form of tax, surcharge, cess would be levied, but to our pleasant surprise, no such thing has been proposed in the budget. The number of amendments, and I'm a chartered accountant, ma'am, so the number of amendments proposed in the Finance Bill 2021, which contains amendments to the tax laws, is by far historic low. This augurs extremely well for the stability of tax laws in India. The faceless assessment and appeals, coupled with vast digitization of tax administration, augurs well for ease of doing business and ease of living. The non-intrusive way of collecting taxes by using data analytics and artificial intelligence to track incomes augurs well for plugging tax evasions and leakages. The thrust on infrastructure spending, privatization of public sector undertakings, divestments, and production-linked incentives are very bold decisions which will have a multiplier effect on the economy and lead to massive job creations to start the virtuous cycle of investments. These steps would accelerate domestic capital formation as well. All in all, this budget lays down clear roadmap for transforming Indian economy to the dream of Honorable Prime Minister of the $5 trillion economy. Honorable Finance Minister, I want to assure you, I'm a chartered accountant, that my institute, ICAI, Institute of Chartered Accountants of India, is a partner in nation building. Our members are the backbone of sound financial reporting, which is required for attracting capital. We are also equal partners in the efforts of the government in tax collections, both direct and indirect taxes. If on the one hand,
On the one side is tax administration. It is we chartered accountants who help business comply with tax laws and as such are integral part of tax collection. I would like to point out just one proposal in the union budget, which is abolition of audit under the GST law, which in my opinion is not a very sound proposition from a national perspective. And I'm talking not from the profession point of view, but from a national point of view. Audit lends credibility to the data provided by taxpayer. It brings financial discipline. Absence of audit may lead to tax evasion and tax leakages of revenue. If the government thinks, and I read the GST Council decision that the question was that it adds to the cost of doing business. So if that is the case, then the government can think of small taxpayer being excluded from the burden of audit, but keep a threshold so that the other entities are subject to audit. And tax audit under the Income Tax Act, which has stood the test of time from 1985, clearly indicates the need for audit under the tax laws. This would augur well for the nation. I would conclude by once again congratulating the Honorable Finance Minister for the once-in-a-century budget and wish the government well for implementing the proposals contained in the budget. Thank you very much, ladies and gentlemen, for the attention. Thank you. जिन्होंने माननीय नरेंद्र मोदी जी के विचारों पर चलते हुए दलित चैम्बर ऑफ कॉमर्स की स्थापना करके उसको बहुत बढ़ावा देने का काम किया, ऐसे मिलिंद कामले जी से मैं प्रार्थना करता हूं कि वो अपना संबोधन यहां रखें। Respected Madam Finance Minister Nirmala Sitharaman ji, Mangal Prabhat Lodha ji, dignitaries on the dais and off the dais. मुझे बजट के ऊपर बोलने के लिए यहाँ बुलाया है और 3 मिनटों में मुझे बोलना है। तो मैडम, इस बजट को मैं इस तरह देखता हूँ कि हमारे इकोनॉमी की जो वी शेप रिकवरी जिसको चाहिए थी, तो उस प्रकार का इसको मैं रिकवरी बजट यह कहूंगा। इसमें 3 बातें हैं। एक तो इकोनॉमिक रिकवरी वी शेप में कैसे हो, एम्प्लॉयमेंट रिकवरी हो, और तीसरी बात जो है जिस महामारी से हम लोग गुजर रहे हैं उसकी हेल्थ की रिकवरी। तो ये तीनों फैक्टर पर आपने बिल्कुल बहुत बड़ा अलोकेशन किया है। जैसे मेरे प्रीवियस स्पीकर ने कहा कि एक हिस्टोरिक बजट, एक विजन स्टेटमेंट जो 2025 में हमें $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना है, उस दिशा में प्रेजेंट किया हुआ यह बजट है। इस बजट को अभी आपने जो पेश किया उसको मैं आपने प्रीवियसली माननीय प्रधानमंत्री जी का जो गरीब कल्याण योजना, उसके बाद में 12 मई को जो आत्मनिर्भर भारत पैकेज जो मिनी बजट थे, उसको जोड़ के इस बजट को पढ़ना चाहिए, ऐसे मुझे लगता है। तभी हमको एक पूरा सेंस इसमें आएगा। और एक तेजी से अभी अगर हम देख रहे हैं तो जिस प्रकार पैंडेमिक के बाद में बहुत तेजी से हमारी जो इकोनॉमिक रिकवरी है वो हो रही है, जो प्री कोविड लेवल थी उससे भी आगे इकोनॉमी, जैसे जीएसटी कलेक्शन अगर हम देखेंगे तो रिकॉर्ड है, वो बढ़ रही है तेजी से, उसको हम देख सकते हैं। मैडम, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो आत्मनिर्भर भारत का जो नारा दिया और वोकल फॉर लोकल, यह अपील इस देश के उद्यमियों को, इस देश के युवाओं को किया, तो उन्होंने बिल्कुल कमाल करके दिखाया। जिस चाइना ने दुनिया को कोरोना दिया, बीमारी दी, मगर भारत ने अपनी खुद की वैक्सीन बना के दुनिया को दवा दे रहा है। तो यह एक बहुत बड़ी चीज, एक कॉन्फिडेंस इस देश के जो हम जैसे उद्यमी हैं उनको इस बजट से मिल रहा है।
मैं मैडम आपके साथ तो हम लगातार एज ए चेंबर बात करते रहते हैं और हर बजट में आप कुछ ना कुछ हमारे लिए पर्टिकुलरली अनुसूचित जाति जनजाति के जो उद्यमी है उनके सपोर्ट के लिए आप करती है। तो इसमें आप इस बजट में जो स्टैंड अप इंडिया स्कीम जो है, जो एक फ्लैगशिप स्कीम है माननीय प्रधानमंत्री जी की, जिसमें 1,25,000 अनुसूचित जाति जनजाति के उद्यमी बनाने हैं, तो उसको हमारा यह सजेशन था जो आपने एक्सेप्ट किया, जो 25% मार्जिन मनी बैंक को देना पड़ता है बोरोवर्स को, तो वो 25% से आपने 15% कर दिया है, यानी कि 10% उसको घटा दिया है। तो इसका मतलब है ये 10% मार्जिन मनी घटाने का मतलब है 20,000 करोड़ का एक सपोर्ट सिस्टम अनुसूचित जाति जनजाति उद्यमियों के लिए आपने किया है। मैडम, ये मुद्रा जैसी जो स्कीम है, इसमें 24 करोड़ आज देश में मुद्रा के लोनीज है, बारोअर्स है, और इस 24 करोड़ में 20% बारोअर्स आर फ्रॉम शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, और ये बहुत बड़ी संख्या मुद्रा के माध्यम से हो या स्टैंड अप इंडिया के माध्यम से, तो एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल इंक्लूजन का जो काम है वह हो रहा है। हम देख रहे हैं पूरी दुनिया की डेमोक्रेसी के ऊपर जिस प्रकार एक कॉन्स्पिरेसी चल रही है, चाहे वो अमेरिका का कैपिटल हिल हो या लाल किला हो या नेपाल हो या म्यांमार हो, मगर इस परिस्थिति में जो आपने ये बजट प्रस्तुत किया है वो बहुत अभूतपूर्व है, उसका हम स्वागत करते हैं। और दो चीजें मैं बिल्कुल यहां कहूंगा, एमएसएमई का रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते, अगर हमारे देश को आत्मनिर्भर बनाना है तो लास्ट फाइनेंशियल ईयर हमने जो 514 बिलियन डॉलर का जो इंपोर्ट किया था, तो बिल्कुल छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे तिरपुर में जो टेक्सटाइल हब है उनका 150 करोड़ का कंटेनर अभी पैंडेमिक में वहां अटक गया था, बिल्कुल एक्सेसरीज। क्या ये हम एक्सेसरीज नहीं बना सकते क्या? तो बना सकते हैं। तो एक रोबोस्ट इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट मैकेनिज्म जो इस देश के एमएसएमई को सपोर्ट करने के लिए चाहिए। और एक बात मैं कहूंगा मैडम, लास्ट क्वार्टर में जो एमएसएमई का जो क्रेडिट फ्लो जो है वह कम हुआ है, उसको और कैसे बढ़ा सकते हैं? आपने आत्मनिर्भर भारत पैकेज में जो एमएसएमई क्रेडिट लाइन आपने 3 लाख करोड़ की दी है, उसमें बहुत सारा डिस्बर्स हुआ है। जो 20% का जो आपने सपोर्ट किया है, वो अगर 40% आप करेंगे तो बहुत सपोर्ट होगा, ऐसे मुझे लगता है। और दो बातें जो है, जो एनपीए जो हुए एसएमईज है, जिसके बारे में अभी तक किसी ने सोचा नहीं है, मगर उसके लिए आपने 20,000 करोड़ का सबऑर्डिनेट फंड बनाया और इस देश के स्टार्टअप्स के लिए फंड ऑफ फंड क्रिएट किया। तो इस सब का हम लोग स्वागत करते हैं। और एमएसएमई फ्रेटर्निटी की ओर से इस बजट में जो कस्टम ड्यूटी का रैशनलाइजेशन जो किया है और इस देश के एसएमई को मोर कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए जो सपोर्ट सिस्टम है, उस सब चीज का हम लोग स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आईएमसी के प्रेसिडेंट राजू पोद्दार जी हम बीच में उपस्थित है, मैं उनसे प्रार्थना करता हूं कि वो भी अपना संबोधन रखें। Honorable Finance Minister Sitharaman ji, Lodha ji, Ashish Chauhan ji, dignitaries on the dais, distinguished guests, ladies and gentlemen. Respected Madam, you have presented an exceptional budget amidst an unprecedented economic backdrop. IMC expresses its gratitude to you for implementing most of its recommendations and congratulates you on this historic budget. With many new ideas, the FY22 budget signals the surgical delivery by the government in areas it was most desired. Undoubtedly, the economic backdrop against which the budget was presented was challenging to say the least. Amidst the pandemic, while an enhanced focus on health sector was expected, the budget has over-delivered on this front. The introduction of new PM Atmanirbhar Swasth Bharat scheme, a clearly demarcated fund allocation towards COVID vaccine,
along with 137% increase in the allocation toward the health sector, are a welcome step. In addition, the thrust on the universal coverage of water, supply, clean air, expansion of Ujjwala scheme reflects the positive intent of the government to improve general well-being. The budget reinforces the continued thrust on agriculture sector and welfare of farmers via higher outlays of RIDF, expansion of Operation Green schemes, and ENAM, etc. In fact, introduction of the agri-infrastructure cess in a non-inflammatory manner is a smart move to channelize revenues in a guaranteed manner to further agriculture investments. From the industry perspective, the business rightly front-loads infrastructure investments. The allocation towards infrastructure will create a much-needed multiplier impact in the economy. Towards this end, the pegged capital spending at 2.5% of the GDP in FY22, which is a significant jump from 1.7% in FY20, resumes paramount importance given that CapEx has a 7x impact on the GDP revenue spending. A well laid out disinvestment plan, including 2 banks and an insurance company, sets the stage for revamping the public sector enterprise policy. The proposals to set up an asset reconstruction company and asset management company to tackle stressed assets of the banking sector, a development financial institution, along with the debut of national monetization pipeline and zero coupon bonds are steps that are required for long-term funds. Separately, increase in the permissible FDI limit from 49 to 74% of the insurance companies and allow foreign ownerships and control, which safeguards is an attempt to attract overseas players in this underinvested sector. In addition, the revised custom duty structure to eliminate distortion reinforces the creation of levers to propel growth in the job-creating sectors. However, there are some concerns, Honorable Finance Minister, regarding the tourism, aviation, and the hospitality sector. We do understand the challenges, but it would be our request because these sectors have really suffered a lot in the pandemic and need hand-holding. We are also thankful to you and the Honorable RBI Governor for having favorably considered IMC's recommendation for allowing retail investors to participate in G6. This is indeed a revolutionizing step forward and will help infuse additional liquidity to give an opportunity to retail investors to participate in G6. Overall, the union budget makes a fervent pitch by attaining a fine balance of supporting growth via durable impetus to investments with the commitment of a glide path of fiscal consolidation beginning FY22 onwards. Thank you very much, Prime Minister. फीकी ये जानी मानी संस्था के वाइस प्रेसिडेंट संजीव मेहता जी हमारे बीच में उपस्थित है। मैं उनसे भी प्रार्थना करूंगा कि वो अपना विचार रखेंगे। Honorable Finance Minister Shrimati Nirmala Sitharaman ji, my colleagues from the industry, ladies and gentlemen, namaskar and good afternoon. We are nearly a week into the budget and all of you are aware of the provisions of the budget. Let me now share with you, rather than talking about the provisions of the budget, some of the themes which emerge from the budget. I think the first point is a confident India. The mindset in the budget is that of a confident and unapologetic India. Madam Finance Minister has signaled to the world that we will spend to grow out of the pandemic. She was not cowed down by the neoclassical thinking of the past. A new glide path for the deficit and ramping up the capital expenditure are the case in point. The second important point is the power of growth. We in business understand the power of growth, the oxygen, the spring in the step
the indices, the margin, everything falls in place when there is growth. The focus of this budget is to restore growth in the country. Third, budget is owned by the people of India. The government, the officials, the Madam Prime Minister, the Finance Minister herself have extensively engaged with the trade bodies, with the industries since the outbreak of the pandemic. We are delighted that what we talked about was heard and many of the measures have been incorporated in the budget. A good strategy is always owned by its people. We believe this budget is owned by the people of India. Our role should be to provide inputs and honest and sincere feedback to the Finance Minister. The next is very important, which is bridging the trust deficit. The business is always perceived that there is a trust gap between the government and the business. The measures in the budget, like those related to limiting the reopening of assessments, tax audit relaxations, and very importantly, keeping the tax rates unchanged, is signaling to the business that the government trusts the business. Our job in the business should now be to raise the compliance and governance standards in the country so that we can prove that a stable and low tax regime results in better tax collection. A good strategy always balances the short term and the long term. The government was constrained with the resources, but they have not let the short term in any way constrain the long term. The government is looking after the healthcare, the agriculture, the water. At the same time, it has laid down several measures to strengthen the financial sector in the country. Last but very importantly, the business of government is not business. The new public sector policy approved by the cabinet states that the government will minimize its presence in the strategic sectors and exit in the non-strategic sectors. This is absolutely the right step taken by the government. The budget has unleashed a huge dose of hope and optimism. There is near unanimity that it is one of the best budgets. I call it India's version of the New Deal. The 3 R's. The relief of the stressed, the poor and the business, recovery of the economy, and the reforms. All of you are aware that at the end of the day, a good strategy is as good as a good execution. Let us all join hands together and help Madam Finance Minister in doing a flawless execution of the budget. Destiny beckons India. Let's join hands together in the service of the nation. Thank you and have a fabulous day. मैग्नेटिक महाराष्ट्र के ब्रांड एम्बेसडर श्रीकांत बड़वे जी से मैं प्रार्थना करता हूं कि वो अपना विचार रखेंगे. Respected Finance Minister Madam, Mr. Bangal Prabha Toda, dignitaries on the dais and off the dais. This is a very unique budget. This is a budget which is paperless budget. It's a totally digital budget. It is giving a lot of comfort to everyone across the country. The share market shows the confidence expected and reaffirmed by every investor. When the share market goes up, it indicates the confidence in the economy. And within few hours, the share market has really went very, very up. It shows the immense confidence on the economy of the India. The few glimpses which we have heard from the people, I would like to add few more. Like the senior citizens of India, they have their own challenges, their medical challenges, their fitness issues. Madam has given relief for them that they did not submit their return. It's a big moral comfort for them, and it's a reassurance for them
that the country is taking care for them. Apart from that, the few people, maybe from district, small places, they have sincerity in submitting their return. They have the sincerity to pay the taxes those are to be paid by them. But they have difficulty in compiling data. Sometimes TDS deducted, the deposits that they have kept in bank, they have difficulty, they don't get very good support. The madam has given a good support for them that few of this data will be compiled automatically and they need not have to worry for this. I'm sure the farmers and the little area people who are not very educated, they will definitely get a support of this and it is going to be helpful for them. The GST collection, I'm sure everybody has experienced the GST collection has gone up. It is a very, very strong indication how the economy of India is growing and getting stronger every month. Everybody across the world was watching our budget. Everybody felt it is going to be an acid test for the finance minister and the whole country that it is going to, how they are going to survive the coming year. Everybody expected the cess will be there. And a pleasant surprise was that there was no cess kept because of COVID. It very clearly shows that the GDP in the coming year is going to be very, very positive. There is going to be growth and our own tax collection will support our thoughts and it will grow our country. The Atmanirbhar Bharat is very clearly seen from this budget. There is a support to the industry to create products which we are importing. You can say toys, maybe fertilizers, maybe steel. The government wants all these industries to come to India and make India an independent India, Atmanirbhar Bharat. I am sure the support of PLI is going to get more investment from multinationals and they will come in India and select India as their destination. By COVID, the China has got a lot of negativity across the world. Maybe few people find difficulty in expressing them, but actions are happening. This is not going to be an overnight action, but definitely Fortune 500 companies will come to India and they will select India as a partner for buying components and for the growth. Overall, the budget has been a lot of confidence giving, a lot of comfort giving. We are coming out of the challenges and we have sailed through very comfortably. Though it's a very, very big population, we have handled the challenge of COVID in a very smooth fashion, and I think it's one of the best examples for the country to look after. And more than that, the billion of vaccines will be exported from India. I think this is the biggest care that India is taking for the world. I think this is the biggest happiness for India, that we have handled our own COVID challenges and we are taking care of the India. So I wish that our country will grow like this. And I have one suggestion to Madam. Like we have done more data compilation automatically, if we can do more data compilation and people will find difficulty, will have less difficulty in submitting their returns. So I wish all sitting here for the growth and happy coming ensuing year. Thank you. अपने सायन कोलीवाड़ा विधानसभा के विधायक कैप्टन सेल्वन जी, जो तमिलनाडु के मूल निवासी है, वो एक मुंबई परिभाषा में एक स्वागत जोरदार अपने वित्त मंत्री जी का अभूतपूर्व स्वागत किया, बजट दिया, इसके लिए कर रहे हैं। हमारे सभी के नेता मुंबई भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष मंगल प्रभात लोढ़ा जी से मैं प्रार्थना करूंगा कि वो अभी अभिनंदन प्रस्ताव भी रखे और अपने विचार भी रखेंगे। अतुल जी ने जो समय मुझे दिया है उसमें से मुझे लगता है कि यदि किसी एक का हक बाकी रह गया है तो वो सारे देश में जो बजट का रिएक्शन सबसे अच्छा कहीं से आया पैरामीटर के रूप में, तो वो स्टॉक एक्सचेंज का आया और मुंबई स्टॉक एक्सचेंज के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में आशीष चौहान जी यहाँ पर उपस्थित हैं। अतुल जी, मैं 2 मिनट मेरा समय कम करके आशीष जी आप आके आपकी बात रखिए, फिर मैं अपनी बात पूरी करूंगा। आशीष चौहान जी फ्रॉम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज।
Respected Minister of Finance, Government of India, Srimati Nirmala Sitharaman ji, Shri Mangal Prabhat Lodha ji, Shri Kotak ji, my colleagues from the industry, other dignitaries on dais and off the dais, friends, ladies and gentlemen. Madam Sitharaman ji, welcome back to Mumbai. Earlier, as Shri Lodha said, that there has been a reaction. Earlier, on several occasions, Madam Finance Minister asked me in Delhi, कि आपका animal spirit कहाँ है आशीष? So, Madam, अभी हमारा animal spirit जाग गया है. Welcome back to Mumbai, the city that is life of India, the city that welcomes people with open arms, the city that works, the city that knows the meaning of and gives meaning to money, finance, culture, religion, work, trust and wisdom. Today, we have gathered here in this temple precincts at Yogi Sabhagruh of BAPS to welcome you. Thank you and felicitate you for a New Deal budget. New Deal has a connotation in America. New Deal changed America. This budget has another parallel, what we call India's 1991 liberalization moment. Many of us will remember what happened in 1991. But the difference between that budget and this budget is that that budget of liberalization was undertaken under duress. This budget has come from position of strength despite COVID-19, madam, and that I think requires tremendous applause from all of us. That you have converted adversity into opportunities. Madam, we are honored to have you personally come to Mumbai during these COVID times on a Sunday to discuss the budget with all of us. Your budget is going to unleash, as I said, the animal spirit for long term in Indian businesses, making them invest more, create more jobs, and make India a world economic superpower. We all know that for India to become an economic superpower, it will be a long-term process. It will require huge amount of hard work from all of us, institutions, businesses, workers, farmers and citizens, all of us. It cannot be only Prime Minister and Finance Minister working and all of us enjoying. What we required was an enabling environment by untangling of the maze of red tape and every ever-changing taxes. The budget for financial year 2021-22 has made a very strong beginning in that direction. It has also given a vision for young entrepreneurs to start their businesses, small and medium-sized businesses to create more jobs, and established businesses to go and win the world. It will create a much accelerated growth for the entire Indian economy. Several path-breaking initiatives relating to stock markets, including rationalization of stock market-related laws into a single act, creation of bad bank and other PSU privatization, target of 1.75 lakh crore for disinvestment, LIC IPO, and many other initiatives have given a lot of importance to stock market as an engine of growth for the country, which is a great recognition for us from the markets. I take this opportunity to thank you for your confidence in India's market and India's investors. Madam, I assure you, on behalf of all my members, 1,500 of them, and 6 crore investors of BSE, that we will not let you down. There is a perception created. In fact, one word has come, the 6 crore. It is being said, in fact, last week I was in television, and one of the television channels said after the event, after the event was over, saying, few lakh investors will be happy. And I then intervened and said 6 crore, 600 lakhs. With EPF investment, madam, in Sensex ETF, BSE now touches more than 35 crore people in India. 25% of all Indians are directly or indirectly connected to Sensex and BSE. That is why I call Sensex a heartbeat of India, Dil Ki Dhadkan. It is not a coincidence that immediately after the presentation of the budget, Sensex went up by 5% or 2,400 points, a feat not seen since last 22 years. It has proved itself to be the budget of 21st century, madam. As the last such increase was seen in 20th century only in 1999. So in fact, this is the budget of the century. In addition, the market capitalization of listed companies on BSE reached 200 lakh crore. You would be glad to know that first time when Indian markets reached 100 lakh crore market capitalization, it was in 2014, immediately after Sri Narendra Modi ji became India's Prime Minister. BSE has helped India create
US dollar $2.75 trillion, that is 200 lakh crore of wealth in equities by creating immense trust in Indian entrepreneurs for over 146 years since it was set up. I'm sure BSE will always support Indian economy, Indian enterprises, and Indian government in making Atmanirbhar Bharat. As I say, what is good for India is good for BSE and good for Sensex. Madam, thank you once again for the new deal of a visionary budget. We are truly honored to have you here in Mumbai despite your busy schedule. Thank you. भारत की लोकप्रिय वित्त मंत्री माननीय श्रीमती निर्मला सीतारमण जी, सम्मानित मंच, मुंबई के इंडस्ट्रियलिस्ट, व्यापारी, प्रोफेशनल्स, भारतीय जनता पार्टी के समर्थक कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में उपस्थित कॉन्सुलेट्स, ऑफिसर्स, भाइयों बहनों, हम सब यहां पर निर्मला सीतारमण जी को सुनने के लिए आए हैं और आजाद भारत की पहली फाइनेंस मिनिस्टर महिला होने के बाद में इस बार का जो बजट है वो हमने तो तारीफ की है, पर नॉर्मली महिलाएं कह देती हैं कि ये तो तारीफ कर रहे हैं पर मेरी गैस का दाम तो बढ़ गया, मेरा सब्जी का दाम तो बढ़ गया। पर इस बार निर्मला जी सबने आपकी तारीफ ही तारीफ की है। कोई एक व्यक्ति पूरा ऐसा भारत के अंदर नहीं मिला जो कि इस बजट के अंदर कोई कमी ढूंढ सके। बहुत साल पहले हम सुनते थे कि जब बजट आता था तब नानी पालखीवाला जी बजट के ऊपर एक स्पीच दिया करते थे और उनको सुनने के लिए ब्रेबोर्न स्टेडियम भर जाया करता था। परसों रात को हमको प्रोग्राम की अनुमति मिली और आज ये मुंबई का दूसरा बड़ा हॉल आपको सुनने के लिए पूरा भरा हुआ है। ये बताता है कि मुंबई की जनता इस बजट में कितनी आपके साथ के अंदर है। पिछले 30 साल में लगातार ऊपर नीचे होने के बाद में जिस तरह का इस बार का बजट साधारण आदमी को, ये जो शब्द यहां पर यूज किया गया सर्वस्पर्शी, कोई भारत का गांव ऐसा नहीं बचा, कोई व्यापार ऐसा नहीं बचा, कोई नौकरी पेशा लोग ऐसा नहीं बचे कि जिनको ये नहीं लगता है कि ये बजट मेरे लिए बना हुआ है। और बजट के बारे में तो बहुत बातें हो गई, पर मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि बजट पेश करने वाला जो व्यक्ति है निर्मला सीतारमण जी, आज हम उनके बारे में भी थोड़ा सब जानते हैं और थोड़ा और जानकर उनको भी बताना चाहते हैं कि हमने इस बजट के अंदर एक लोहे की ढाल के पीछे छुपा हुआ बहुत सहृदय माता को देखा, सहृदय बहन को देखा, जो पूरे भारत को अपना परिवार समझकर पूरा भारत आगे बढ़े, माननीय मोदी जी के सपनों का भारत सफल हो, दुनिया का विश्व गुरु बने। इसके लिए आपने जब से आप भारत की वित्त मंत्री बनी है तब से जिस तरह से आपने लो प्रोफाइल रहकर, जिस तरह से आपने अथक प्रयास कर हम में से ये बहुत सारे लोगों को सुनकर आश्चर्य होगा कि कोरोना में जहां हमारे ऑफिसेज भी बंद थे वहां देश का फाइनेंस मिनिस्ट्री का ऑफिस लगातार शुरू था और स्वयं निर्मला जी वहां पर ऑफिस के अंदर आती थी भारत के अंदर। और इसलिए पंतप्रधान मोदी जी का जो सपना, पंतप्रधान मोदी जी ने जो निर्मला जी का फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में चॉइस की, उस सब का हम यहां पर बहुत बहुत अभिवादन करते हैं। माननीय मोदी जी ने पंतप्रधान बनने के बाद में 2014 से आज तक भारत के अंदर जो नया इतिहास कायम हुआ है, भारत के सरकार के अंदर जो पारदर्शिता आई है, आम आदमी को लगने लगा है कि मेरी अपनी सरकार है, आम व्यक्ति को लगने लगा है कि मेरा अपना प्रधानमंत्री है, वो नरेंद्र भाई मोदी जी का आज इस शानदार बजट पेश करने के लिए हम मुंबई की जनता की तरफ से एक सार्वजनिक अभिनंदन का प्रस्ताव पेश करना चाहते हैं। और मैं सबसे अपील करूंगा कि हम यहां पर खड़े होकर माननीय पंतप्रधान मोदी जी का और माननीय निर्मला सीतारमण जी का तालियां बजाकर अभिनंदन प्रस्ताव पारित करें। और ये अभिनंदन प्रस्ताव यहां से ये आवाज दिल्ली तक जाएगी और मोदी जी को हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि भारत की आर्थिक कैपिटल मुंबई तन मन धन से आपके साथ में खड़ा है। जिस भावना से आपने ये बजट पेश किया वो बजट आगे जाएगा और भारत वापस विश्व गुरु बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। मैं आदरणीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी से प्रार्थना करता हूं कि वो हम सभी को मार्गदर्शन करें।
आप सबको मेरा नमस्कार। माननीय मंगल प्रभात लोढ़ा जी, मनोज कोटक जो सांसद हैं, गोपाल शेट्टी जी, पुरानिक जी और बीएससी के आशीष चौहान जी, कमलेश विक्रमसे जी, मिलिंद कांबले जी, राजीव पोद्दार जी, संजीव मेहता जी, श्रीकांत बड़वे जी, कॉलिन शाह जी और वरिष्ठ एमएलए और पार्टी के ऑफिस बेरर्स, इनवाइटेड वरिष्ठ गेस्ट, आप सबको मेरा विनम्र नमस्कार। एज ऑलवेज क्षमा चाहती हूँ, पूरे हिंदी में इतना स्पष्ट बात कर नहीं सकती हूँ, सो थोड़ा मिक्स करती हूँ इंग्लिश और हिंदी। इस बजट के बारे में मुंबई में खड़े होकर बात करना, थोड़ा हल्का सा नोट में शुरू कर रही हूँ, क्षमा करिए। पार्लियामेंट में खड़े होकर बात करना एक विषय है, बजट के बारे में मुंबई में बात करना पार्लियामेंट जैसे ही है। मगर मुंबई के फिनेंशियल सेक्टर और मुंबई के इंडस्ट्री लीडर्स और मुंबई के एक्टिविस्ट, सबके इनपुट्स लगातार पैंडेमिक के समय सीधा माननीय प्रधानमंत्री जी को और फिनांस मिनिस्ट्री को लगातार मिलते रहे, जिसके कारण जो पैंडेमिक के समय आत्मनिर्भर भारत की अनाउंसमेंट्स हो सका, ये इनपुट के वजह से ही हो सका। इतना बारीकी से सोच विचार करके इनपुट्स आना और उसमें प्रधानमंत्री जी को नोट्स भी भेजना, वो सबके ऊपर हम सब अध्ययन करना, हर एक डिपार्टमेंट के साथ बात करना, फिर दोबारा माननीय प्रधानमंत्री जी के डायरेक्शन एडवाइस लेना, ये एकदम कॉम्प्रिहेंसिव एक्सरसाइज था पूरे पैंडेमिक के दौरान। और जैसे इस सेशन के शुरुआत में ही प्रधानमंत्री जी बोले कि 5 मिनी बजट हो चुका है, अभी आज का बजट उस श्रृंखला में एक, ऐसे ही हम मानकर आगे बढ़ रहे थे, क्योंकि पैंडेमिक के समय रिलीफ देना, जैसे आप सब लोग सही बात कर रहे हैं, 3 Rs रिलीफ इमीडिएटली प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के द्वारा कोई भूखे ना रहे, पैंडेमिक के समय उनके हाथ में थोड़ा कम पैसा रहे और उनको कुकिंग के सुविधा के लिए गैस फ्री मिले, ऐसे करके। और बुजुर्ग, महिला और दिव्यांग के लिए थोड़ा कम और दे सकते थे, मगर विद इन लिमिटेशन जितना हो पाया उतना। ये सब इंस्टीट्यूशंस के कोऑपरेशन के दौरान हुआ। बैंक उनके अपने काम किए, पोस्ट ऑफिस उनके काम किए। मैं क्यों इस विषय को इतने विस्तार से बोल रही हूं? पैंडेमिक के समय बाहर आने में डर लगता था लोगों को। ये एसेंशियल सर्विस, एम्बुलेंस ड्राइवर हो और फायरमैन हो, पुलिसमैन हो, डॉक्टर हो, नर्स हो, बैंक स्टाफ हो, इंश्योरेंस स्टाफ हो, सब इतने रिस्क के बावजूद भी बाहर जाकर के उनके अपने काम किए। इसीलिए वो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण का थोड़ा सक्सेस इसीलिए मिला कि जनता तक पहुंचने में जनता का ही मदद, जितने भी टेक्नोलॉजी उपयोग करो, आखिर लास्ट माइल में थोड़ा पर्सनल इंटरैक्शन, इनपुट जरूरत था। सो वो पार करके अगले स्टेज में इंडस्ट्री, इसीलिए बार बार जान भी, जहां भी वगैरह, पहले जीवन को बचाना, फिर
इंडस्ट्री, स्मॉल, मीडियम, नैनो इंडस्ट्री को बचाना कैसे, क्या फॉर्मूला अपनाना, और उसमें रिजर्व बैंक भी साथ दिए हमें। इसीलिए उसका हर विषय में ये लाइन में जोड़ती हूं, और ज्यादा करने का भी है, मगर उस समय जितना संभव उतना हमने करने के लिए कोशिश की। नथिंग इज इनफ, क्योंकि कभी देखा नहीं गया ऐसे पैंडेमिक। उसके लिए हम कितने भी दें वो कम ही पड़ेगा, मगर वी ट्राइड आवर मैक्सिमम बेस्ट। और हर एक नागरिक का कोऑपरेशन के साथ भारत देश आज ऐसे खड़े हो रही है, जो बात सही बोला गया कि कॉन्फिडेंस के साथ। हां, हम झेले हैं बहुत, वी सफर्ड अ लॉट, but we have faith in this country. We have faith in this country and its leadership and its own people. We can stand up and meet a challenge how much ever difficult, but आखिर solutions भी हम ही दे रहे, solutions हम ही दे रहे हैं। चाहे वो वैक्सीन हो, चाहे एक आदमी दूसरे के लिए। मुंबई में मुझे जानकारी पार्टी ऑफिस में आती थी कि कैसे आप ही लोग हर एक बस्ती में जाकर के उनको खाना खिलाया, कपड़े दिलाया, दवाई दिलाए। ये सब हमें रेगुलर रिपोर्ट आता था, और हमें तो लगता था कि भाई गॉड, जनता अपने आप, और उसके लिए कितनी भी बधाई दूं वो कम ही पड़ेगा। excellent spirit of togetherness. We have to handhold our neighbors, we have to help one another. It is a fantastic exercise from which we have to learn, record, document for future generations. That even today, I'm not saying it in a sense of slight, even today when developed economies are still struggling, and I'm not saying it to they're struggling. They're struggling. We have sort of found a way to survive in it. And the shray goes to the Indian citizens who've done this remarkable exercise in resilience. इसीलिए मैं बजट को इस परिप्रेक्ष्य में, इस लैंडस्केप में, इस बैकग्राउंड में ही रखना चाहती हूं। It is nothing out of, somewhere out of the moon or something. It is emerged out of this kind of a struggle which citizens put up with themselves and help each other. And therefore the government has come out to say, we will facilitate this first budget for the decade, we'll set the path for the coming decade, trusting our own people, having faith in them, and showing that it is possible. You are showing the example, all of us are showing the example, and therefore the budget should speak for it. And that is why I quoted the example of our brilliant cricket team, which in Australia showed how the indomitable spirit of the young people there, our team, succeeded in showing that India can face any adversity and stand up to say, we know how to deal with ourselves. And the other classic example is how we are now providing, roughly, number can be subject to correction, almost 100 countries' vaccines. Vaccine. Completely India-produced vaccine, reaching 100 countries. And I'm sure the capacity to produce is getting ramped up. We'll have for ourselves and we can still give for others. And we are not making much of a noise about it. Quietly, many countries are continuously receiving it. And this is again a reflection of the spirit. Bharat ki jo ताकत है, जो सॉफ्ट पावर के नाम पर चलती है, यही है वो सॉफ्ट पावर। सो इस बजट के विषय में मैं दोबारा विस्तार से बोलना आवश्यक नहीं समझ रही हूं, क्योंकि आफ्टर ऑल इफ सम सिटी अंडरस्टैंड्स बजट, इट इज मुंबई, एंड बाकी सब बाद में।
एंड जैसे लोधा जी ने सही कहा, दक्षिण भारत में हम सब वेट करते थे नानी पालकीवाला जी के लेक्चर बजट के, टू लर्न व्हाट इज इन द बजट and understand that lots more things are not in the budget. He used to say that so beautifully. So he also emerged from Mumbai. He used to go around the country talking about the budget. It became the second budget for the year, but more watched budget. That's what people used to say at that time. So Mumbai understands budgets, so I don't need to go into details. But I will highlight some which I'm sure the discerning audience of Mumbai can do charcha among yourselves and further take the budget and its spirit forward. It is the first budget after a decade, for this decade. But it is a budget after a pandemic which for 100 years, the like of which nobody has seen. It's a budget which also absolutely realized its one big handicap, and that was, it was difficult to assess revenue generation. Economy had, in a way, slowed down in 19. Revenue generation had its own difficulties. But in 2020, first quarter itself was completely locked down. And you knew the economy contracted. And as I said in my budget speech, after contraction in economy, this is probably the third budget in independent India's history. But the earlier two contractions were because of one, probably Bangladesh-Pakistan war, India-Pakistan war for liberation of Bangladesh, and before that one another war, similar situation. But here was a situation where the budget is coming after a contraction which was across the world. All countries were affected by it. So it was not a contraction just in India, it was contraction in many other countries. And every country came up with its own solutions. People said, no, you should copy. Like the way, I don't want to name the country, like some countries gave 15% of the GDP, aap bhi de do. So, first for the decade, first for post-contraction, third post-contraction, but a contraction which is across the globe, and of course, finally, our revenue limitations. But we did not, even for a minute, and I say this with confidence that this audience appreciates it, एक भी दिन कोविड सेस या कुछ और टैक्स के ऊपर कुछ सोचो जिससे एक और पैसा ज्यादा आएगा, ये नहीं था सोच। माननीय प्रधानमंत्री जी स्पष्ट थे, नहीं, जनता के ऊपर एक पैसा ज्यादा का बोझ नहीं होना चाहिए। बिल्कुल फर्स्ट डे से हम क्लियर थे कि प्लान ऐसे करना चाहिए जिससे टैक्स द्वारा एडिशनल रेवेन्यू ढूंढना नहीं है। इसलिए मैं वो स्पष्ट करना चाहती हूं कि मीडिया में पता नहीं कहां से वो स्पेकुलेशन शुरू हुआ कि कोविड से आने वाले हैं, नहीं, कभी सोच में भी नहीं था। सेकंड, मैं मानती हूं इस बजट का ये एक वेरी इंपॉर्टेंट फीचर, भारत देश पिछले 60 साल में एक सोशलिस्ट बैगेज के साथ जी रही थी। 91 में लिबरलाइजेशन, and that liberalization, as was said, was because of a certain compulsion in our balance of payment position, and therefore it was very necessary to do it. But even then, a complete removal from that kind of a baggage, मैं baggage इसलिए बोल रही हूं क्योंकि रेगुलेशन के वजह से, लाइसेंस राज के वजह से हमारे भारत के एंटरप्रेन्योर्स को उनके अपने ताकत पूरे दिखाने का कभी मौका नहीं मिला। फिर भी ताकत इंडियन इंडस्ट्री ने दिखाया
दिखाया इसीलिए कि कैसे भी हम सक्सेस पाना है, चाहे कुछ भी रेगुलेशन क्यों ना हो. So somehow Indian industry, Indian entrepreneurs survived the license quota Raj. That was 91. That was removed somewhat. Opening up of Indian economy, that itself was a major step forward. All of us thought, oh my God. That till today we remember 1991 movement, which was a very important step to take. But after that, many steps which should have naturally followed hadn't happened. होना था मगर नहीं हुआ. So the socialistic mindset, हम कितने भी ease of doing business कहें, ease of regulation, ease of living, ये सब जितने भी बारीकी से छोटा छोटा कदम रख के जाओ, फिर भी बिजनेस करने वाले, धंधा करने वाले को सहूलियत नहीं था. और तीसरा, ये सोशलिस्ट पैकेज के वजह से पब्लिक एंटरप्राइजेस लगातार जहां उनसे नहीं हो पा रही है, वो बिजनेस जिसमें वो है उसमें और आगे बढ़ने में उनका प्रोफेशनल ताकत नहीं था. और क्योंकि वो सरकारी रेगुलेशन में पूरे इन्वॉल्व थे, टू रन सच यूनिट्स प्रोफेशनली संभव नहीं था. इसीलिए वो कंटिन्यूअसली ऐसे की ऐसे ही चल रही है. पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, सम ऑफ देम डू वेरी वेल, नो डाउट. इसीलिए द पॉलिसी हैड टू बी स्टेटेड आउट. अभी तक क्या डिसइन्वेस्टमेंट नहीं हुआ है क्या? नहीं, डिसइन्वेस्टमेंट बहुत हुआ है. हर सरकार के समय डिसइन्वेस्टमेंट हुआ है. क्या हम नया कुछ बोल रहे हैं? हाँ, नया कुछ बोल रहे हैं इसीलिए कि एक एक यूनिट का निकाल करके इसको डिसइन्वेस्ट करें, इसको ना करें, इसको करें, ऐसे करके बहुत समय चर्चा विमर्श, और उसके बाद होगा नहीं होगा ये सब. हम इस बजट के द्वारा एक पॉलिसी के तहत ये स्पष्ट कर रहे हैं जिससे प्राइवेट सेक्टर को भी, हमारे भारतीय बिजनेसेस को भी एक स्पष्टता हो कि सरकार रहेगी, पब्लिक एंटरप्राइजेस के द्वारा जरूर रहेगी. वी आर नॉट सेइंग एवरीथिंग इज क्लोज्ड. स्ट्रैटेजिक एरियाज में रहेगी, वो भी बेयर मिनिमम रहेगी. बेयर मिनिमम इसीलिए कि स्ट्रैटेजिकली जिस एरिया में सरकार के रहना बिल्कुल आवश्यक है उसमें रहेगी. उस एरिया में भी प्राइवेट काम कर सकते हैं, ये भी स्पष्ट कर रहे हैं हम. ये नहीं है कि ओनली सरकार रहेगी, प्राइवेट भी रह सकते हैं. और ये बेयर मिनिमम के तत्व यही है कि यस रहे और बड़े पैमाने पर रहे, जिससे भारत को स्ट्रैटेजिक एडवांटेज मिलेगा. इसीलिए क्योंकि आई एम स्टैंडिंग इन मुंबई एंड स्पीकिंग, आई वांट टू से, भारत के एस्पिरेशंस के लिए और हमारे डेवलपमेंटल रिक्वायरमेंट्स के लिए हमें शायद 20 SBI जैसे उस साइज के बैंक्स चाहिए. Or for that, I need to create more and more strength for the existing public sector undertakings, scale them up, and make sure that they professionally run themselves. So इसको सही मायने में देखना है, और ये नहीं है कि जैसे तुरंत विपक्ष बात करते हैं कि सेलिंग फैमिली सिल्वर. Not at all. Family silver should be strengthened. It should be your takat. It shouldn't be where because you have spread it so thinly, there are many of them who are just not able to survive. And a few who can perform doesn't get the due attention. प्राइम करना,
उसको प्राइम करना ही हमारे मकसद है इस पॉलिसी के दौरान. Prime the assets that you have in public sector enterprises. You need them to scale up, you need them to be in maximum potential so that they meet the aspirations of growing India. और मैं ये भी मानती हूं सरकार के कर्तव्य कि हर एक टैक्स पेयर का पैसा ऐसे क्वालिटेटिवली खर्च होना चाहिए जिससे रिटर्न्स आएगा और देश के भविष्य के लिए आ जाए. और ये नहीं है कि क्योंकि we've inherited so many institutions thinly spread, वो हर एक के ऊपर टैक्स पेयर का पैसा डाल दो क्योंकि we've inherited it. और पार्लियामेंट में जाकर बोलो कि भैया मैं तो पैसा दे रही हूं सबको, किसी का बंद नहीं किया, मगर परफॉर्मेंस के ऊपर कोई जवाब दे नहीं सकती. टैक्स पेयर के पैसा के ऊपर अगर हम सोचते हैं, जिम्मेदारी से सोचते हैं, टैक्स पेयर ये नहीं चाहता कि आप मेरे से जो पैसा आता है इन सबको रखो जीवन, लाइक इवन इफ दे आर इन आईसीयू रखो, मगर उनका हालात बेहतर करने के लिए कुछ नहीं करोगे, ये भी एक्सेप्टेबल नहीं है हमारे टैक्स पेयर को. So I want to assure Mumbai, I want to assure India, I want to assure every taxpayer, I value every rupee that you give, and I want to assure you that I'm going to spend it meaningfully. I will assure you that I will spend it meaningfully so that it produces more wealth, जिससे हमारे गरीब का भी हम संभालें, हमारे युवा को भी हम ट्रेनिंग और स्किल अपॉर्चुनिटी दें और हमारे बिजनेस भी आगे बढ़े. So this is a comprehensively thought out framework, and I repeat, in the last 5-6 months, Honorable Prime Minister himself has sat through hours on end listening to people who come from the market, from the economists, from industry leaders, and with all of us in the ministry saying, work out something which will make India look at the directional change, not what we've inherited 70 years. And through the 70 years, that breathless suffocation that most of the industry suffered, saying, क्या हो रहा है? Free करो, जिससे business आगे बढ़ पाएंगे. And that is a legitimate right of business. They want to do, government has to facilitate. And that is why through a policy we've explained it. That is one thing which I want Mumbai to further look in. अध्ययन करिए और सोच विचार करिए कि ये अच्छा हुआ कि नहीं. Second, of course, is the big ticket stimulus. The stimulus being given for capital creation, asset creation, being spent on infrastructure. You know that the multiplier effect on spending on infrastructure is much more than anywhere else. It will have immediate impact on jobs. Core industries का demand बढ़ेगी. और जब core industry का demand बढ़ता है, उनसे spillover जो होता है, ripple effect जैसे, वो सब economy का तुरंत rev up करेगा, speed up करेगा. Another feature जिसको मैं मानती हूँ मुंबई जरूर in detail देखेंगे, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म. और उसमें पिछले जितने भी गलतियां जानबूझकर के हुई ऐसे नहीं बोल रही हूं, जो भी हुआ उससे सबक सीख करके we learned the right lessons from all the previous experiences, and we have given formulations so that the errors are not repeated. उदाहरण से डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो हम कानूनन ले आ रहे हैं, आईडीबीआई के एक्सपीरियंस को समझ करके ही इसको एक रूपरेखा हम दे रहे हैं. और ये भी हम दे रहे हैं सिर्फ सरकार की डीएफआई रहेगी विच विल फंड ऑल डेवलपमेंटल रिक्वायरमेंट्स,
एंड दैट्स इट, ये नहीं कर रहे हैं। सरकार के DFIB रहेगा, प्राइवेट का DFIB जरूर आना चाहिए, क्योंकि सिर्फ सरकार भारत के ये एस्पिरेशन, भारत के ये डेवलपमेंटल रिक्वायरमेंट को सिर्फ सरकार फुल्ली मीट कर नहीं पाएंगे। इसीलिए प्राइवेट का भी रोल है, उसका भी फैसिलिटेशन कानूनन हो रही है, जिससे मैं मानती हूं सरकार के DFIB कंपटीशन मोड में काम करेगा, जिससे इट विल बी मच बेटर इन परफॉर्मेंस। और दूसरा, बैंक्स में NPA, इसके बारे में बहुत चर्चा हुई, बहुत ही चर्चा हुई, और मैं सचमुच रिजर्व बैंक को धन्यवाद कहना चाह रही हूं, क्योंकि वो पॉजिटिव माइंड सेट के साथ हमारे साथ चर्चा की, और ये जितने भी सुझाव आए कि अमेरिका में ऐसे हुआ टार्प, दूसरे देश में ऐसे हुआ बैड बैंक, बिल्कुल बैड बैंक नहीं है जो हम बना रहे हैं अभी, मगर NPA का सॉल्यूशन देने वाले एक फॉर्मुलेशन है, जिसमें बैंक ही आपस में एक होल्डिंग कंपनी जैसे करेंगे। मैं कॉमन मैन के पार्लेंट्स में बोल रही हूं। ये बैड एसेट्स को निकालेंगे, उसमें रखेंगे, उसमें देखेंगे, फॉर्मुलेशन करेंगे, और ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स जो मार्केट में जितनी भी है वो सब इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये बैड एसेट्स जो NPA जिसका रेसोल्यूशन देंगे, उस समय भी बैंक को जो पैसा मिलना है फॉर्मुलेशन के तहत वो बैंक को आएगा। सो कोई नुकसान हम जो हो गया है, मगर और ज्यादा नुकसान देरी के वजह से ना हो, रेसोल्यूशन जल्दी हो, एसेट का वैल्यू और घटते ना जाए, इसीलिए इस फॉर्मुलेशन के तहत बैंक का बुक्स को साफ करने के लिए, साफ मतलब क्लीन करने के लिए, मेरे हिंदी सॉरी अबाउट दैट, बैंक के बुक्स को क्लीन करने के लिए एक कोशिश है। बैंक्स भी प्रोफेशनलाइज होना चाहिए मैनेजमेंट में, उसका भी बहुत सारे एफर्ट्स हो रही है। और अगर फाइनेंशियल सेक्टर के मैटर में बात कर रही हूं, टैक्स पेयर के विषय भी मुंबई बहुत ही अलर्ट रहते हैं। फेसलेस असेसमेंट, फेसलेस अपील, ये सब आप सुन लिया, और वो जरूर आगे बढ़ेंगे, मगर मैं जरूर आपके सामने ये विषय ध्यान दिलाना चाहती हूं कि जब 6 इयर्स तक आपके रिकॉर्ड्स आप संभालना पड़ा, क्योंकि पता नहीं कब इनकम टैक्स लोग आएंगे, निकालो बुक्स बोलेंगे, उसको एकदम 50% कम करके 3 साल तक ही कर दिया। उसके बाद आप रखना नहीं है, आप कुछ भी करो, 3 साल के बाद असेसमेंट और क्वेश्चन के ऊपर इनकम टैक्स वाले आपको नहीं प्रश्न पूछेंगे। हां, वो 10 साल का एक रखा है, मगर उसमें 2 कंडीशन के साथ। जहां असेसमेंट के दौरान डिस्प्रोपोर्शनेट इनकम है, उसको डिस्क्लोज नहीं किया गया, उसमें 10 साल तक समय है, मगर उसमें भी प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स से परमिशन लेने के बाद ही, प्रिंसिपल इनकम टैक्स कमिश्नर आपको मालूम है सबसे हाईएस्ट अधिकारी, विदाउट हिज परमिशन नथिंग कैन बी ओपन ऑफ द 10 years बिजनेस। टैक्स पेयर के ऊपर ट्रस्ट बिल्कुल सरकार का है, इसीलिए एक एक करके कदम उठाया जा रहा है। फेसलेस असेसमेंट हो, फेसलेस अपील हो, अभी ये बियॉन्ड 3 years डॉक्यूमेंट रखने का आवश्यकता नहीं है, ये कदम भी उसी रास्ते में एक है। सो आई वॉन्ट टू अश्योर, इंडस्ट्री के ऊपर हो, टैक्स पेयर के ऊपर हो, सरकार फैसिलिटेटर के नाते ही काम कर रही है, आपके ऊपर पूरे भरोसा के साथ ही काम कर रही है। इसीलिए मैं मुंबई में जितनी भी
फाइनेंशियल सेक्टर में हैं, ऑडिटर्स हैं, टैक्स कंसल्टेंट्स हैं, प्रोफेशनल्स, हर तरह के फाइनेंशियल सेक्टर का प्रोफेशनल्स हैं। आप सबसे मैं विनम्र रिक्वेस्ट करूंगी, इस बजट का इंटेंट, इस बजट का स्पिरिट और इस बजट में हर एक फीचर को आप समझने के बाद आपके क्लाइंट से बात करिए, आपके प्रोफेशनल बॉडीज में चर्चा करिए कि ये सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के सोच विचार को कैसे मैनिफेस्ट कर रही है उनके अपने बजट में। ये सोचने, चर्चा करने और आपस में बात करने लायक विषय है। इट एक्चुअली शोज हाउ प्राइम मिनिस्टर मोदी ट्रस्ट बिजनेसेस। और जब सीएम थे गुजरात में, बिजनेस को स्ट्रेंथन करने के लिए कितने ग्राउंड लेवल के जुड़े हुए सॉल्यूशन से वो स्टेट को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश की, उतने ही मात्रा में भारत देश के लिए अभी कर रहे हैं। लास्ट 2 पॉइंट्स, आत्मनिर्भर भारत, इसके ऊपर बहुत ही चर्चा होते, कंफ्यूजन होते हैं, नए नए भारत इनवर्ड हो गया है वगैरह। इनवर्ड लुकिंग नहीं, एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए, ग्लोबल वैल्यू चेन में भाग लेने के लिए इंडियन इंडस्ट्री को जो भी करना है वो करने का आत्मनिर्भरता हमें काम में आएगा। उसका दूसरी साइड, इफ यू हैव टू एक्सपोर्ट यू हैव टू बी कॉम्पिटिटिव। अगर एक रॉ मटेरियल भारत देश में नहीं मिलता या महंगा मिलता, आपको अधिकार है इंपोर्ट करने का, उसको रिकॉग्नाइज करते हैं हम, इंपोर्ट को रोक नहीं रहे। जो मटेरियल भारत में नहीं मिलता इंपोर्ट जरूर करिए, क्योंकि आप कॉम्पिटिटिव लेवल पर मैन्युफैक्चर करके एक्सपोर्ट करना है तो इंपोर्ट करना ही पड़ेगा। हम रोक नहीं रहे उनको, मगर जिन आइटम को भारत में ही उसी स्तर पर, क्वालिटेटिव स्तर पर अवेलेबल है, उनको रोकना ही रहे हैं इंपोर्ट, थोड़ा महंगा कर रहे हैं। टिल नाउ दैट्स बीन द आत्मनिर्भर फिलॉसफी, एंड इवन इन दैट कस्टम्स ड्यूटी के ऊपर, इसीलिए मैं बजट में एक विषय रखा आपके सामने, स्टेक होल्डर्स सबके साथ चर्चा करके अगस्त तक, फिर सितंबर में उसके ऊपर हम काम करके जो भी निर्णय लेंगे कस्टम रैशनलाइजेशन के ऊपर, वो 1 अक्टूबर 21 से लागू होगा। ये नहीं है हम दिल्ली में बैठ करके कुछ निर्णय कर दिया, आप सबके साथ चर्चा करके जो इंपोर्ट आवश्यक है, जितने में इंपोर्ट करना है, वो सब खुलेआम चर्चा होने के बाद ही कस्टम रैशनलाइजेशन का काम होगा। ये मैं स्पष्ट आपके सामने रखना चाहती हूं। और लास्टली, इनकम टैक्स हो, जीएसटी हो, टेक्नोलॉजी को हम बहुत उपयोग कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी और बिग डेटा के द्वारा ही जो ऑनेस्ट टैक्स पेयर है उनके ऊपर कुछ भी विषय सोचने का नहीं है, मगर थोड़ा कम लोग जो मिसयूज कर रहे हैं सिस्टम को, जो प्ले कर रहे हैं सिस्टम को, उनको पूरे बिग डेटा के उपयोग करने में वो पूरे जाल हमारे सामने आ जाता, कौन किसको कहां से फेक बिल के द्वारा टैक्स टेररिज्म नहीं है। मेरे आपके चेहरा मुझे पसंद नहीं है, इसलिए भैया आप रखो इधर, फिर देखा, वो नहीं है। टेक्नोलॉजी करता है काम, हम सिर्फ देख रहे हैं कि कहां से कहां कौन लेके जा रहा है। वो 24 आवर तक वो कंपनी है, 25th आवर वो कंपनी बंद है, दूसरी कंपनी आ रही है, ये सब स्पष्ट टेक्नोलॉजी देता है भैया। अगर टेक्नोलॉजी ही दे रहा है
आप एक टैक्स टेररिज्म बोल नहीं सकते हैं, टेक्नोलॉजी टेररिज्म बोल पाएंगे। मगर ये इसीलिए आपके सामने रख रही हूं। ऐसे फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटर 10-15 के द्वारा जो नुकसान हो रही है, देश का नुकसान हो रही है। अब देखिए, पिछले 3 महीने में से जीएसटी रेवेन्यू बढ़ रही है क्योंकि इकोनॉमी रिवाइव हो रही है, जनता भी उनके अपने अपने कंप्लायंस आराम से करते जा रहे हैं। मगर इसमें एक बड़ा रोल टेक्नोलॉजी का भी है। बहुत सारे लीकेजेस को हम रोक पा रहे हैं। लीकेजेस रोकने के लिए जरूर टेक्नोलॉजी को उपयोग करेंगे। पॉजिटिव मैसेज फेसलेस है, और जो एक आध लोग गलती करने का साहस करते हैं उनको टेक्नोलॉजी इज अ मैसेज। मैं आपके सामने वो भी रखना चाहती थी। और इधर टैक्स एडवाइजर्स, टैक्स कंसल्टेंट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कृपा करके सरकार के ये इंटेंट को समझिए। हम डेफिनेटली किसी को तकलीफ देने के लिए कुछ भी कदम नहीं उठाएंगे। प्रधानमंत्री जी के ऊपर भरोसा रखें। मगर ये भी है कि जेन्युइन ऑनेस्ट टैक्स पेयर अगर वो समय समय पर उनके कमाई से निकाल करके पाई चुन करके टैक्स के नाम पर दे रहा है, उनका रिटर्न भी होना चाहिए, अच्छा क्वालिटेटिव रिटर्न होना चाहिए। यही है इंटेंट। इसीलिए मैं मेरा अपने वक्तव्य खत्म करने से पहले, ये डायरेक्शनल चेंज वाला बजट है, माइंडसेट चेंज करने वाले बजट है, ट्रस्ट वाले बजट है, फेथ वाले बजट है। फेथ, भारत देश अपने आप के ऊपर रखने वाले फेथ के बजट है। सरकार अपने लोगों के ऊपर ट्रस्ट करने वाले बजट है। मैं आप सब से इसीलिए रिक्वेस्ट करती हूं, यू आर वेरी डिसर्निंग ऑडियंस, यू नो द इन एंड आउट ऑफ बजट्स एंड फिनेंसेस। जरूर पढ़िए, जरूर इसके ऊपर गौर से चिंता करिए, और जहां बोलना है जरूर बोलिए। भारत के उन्नति के लिए हम सब काम करना है, और यही मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। जय भारत माता की। बहुत ही बढ़िया, भारत माता की। मैं हम सभी की तरफ से निर्मला सीतारमण जी को ये वचन देता हूं कि जिस सरलता से आपने इस बजट का विश्लेषण किया, वो हम और मुंबई के जनता तक लेके जाएंगे। अपनी मुंबई भारतीय जनता पार्टी की नेता शलाका साल्वी जी आभार मानेगी। उसके बाद सामूहिक जनगणमन होने के बाद अपना कार्यक्रम समाप्त होगा। शलाका साल्वी जी। भारतीय जनता पार्टी मुंबई की तरफ से आयोजित किए हुए इस कार्यक्रम में आदरणीय निर्मला जी सीताराम जी रविवार की छुट्टी के दिन भी अपने व्यस्त कार्यक्रम से समय लेकर आई, इसलिए मुंबई की भाजपा की तरफ से मैं आपका तहे दिल आभार व्यक्त करती हूँ। सभी मंच पर उपस्थित सम्मान्य खासदार, आमदार, पदाधिकारी, महानुभाव, सभागृह में उपस्थित भारी मात्रा में आए हुए आमंत्रित मान्यवरों का प्रति आभार व्यक्त करते हुए खास करके स्वामीनारायण मंदिर के ट्रस्टियों ने इस सभागृह, इस कार्यक्रम के लिए उपलब्ध करके दिया, उनका आभार व्यक्त करते हुए मैं सामूहिक राष्ट्रगीत के लिए सभी को खड़े करने के लिए बोल रही हूँ। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा,
जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे